नमस्कार, मेरा नाम है किरण यादव और आज तारीख है 12 अगस्त। आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि और बागवानी फसलों की 109 उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ीकृत बीजों की किस्में जारी की है, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की तरफ से विकसित ये किस्में 61 फसलों के लिए है, जिनमें 34 खेत की फसलें हैं और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों का अनावरण किया है। इस मौके पर उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ इन नई किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। उसे 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। उसका हॉस्पिटल के ज्यादातर डिपार्टमेंट में आना जाना था। उसके फोन की जांच की गई तो उसमें पोर्न वीडियो भी मिले हैं और पुलिस ने बताया है कि ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते हुए दिखाई दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र यानी कि अडानी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है, मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच पर नए आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि उनके और उनके पति के पास अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि अडानी पर अपनी रिपोर्ट के 18 महीने बाद सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई है और इसके अलावा दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि सेबी की वर्तमान अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देने के कारण से उनकी सरकार गिराई गई है। और इसके अलावा आपको बताते चले, हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि मैं कट्टरपंथियों की हिंसा में मरने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वो छात्रों के शवों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। इसके अलावा शेख हसीना ने कहा कि मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिकी कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वो कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। अल्लाह की कृपा से मैं बांग्लादेश जल्द लौटूंगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अब एक्शन मोड में आ गए हैं। मनीष सिसोदिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमान संभाल ली है और बीते कल शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की और सिसोदिया पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने खास चर्चा की है और आगे की रणनीति तैयार भी की गई है। ये मीटिंग मनीष सिसोदिया के आवास AB 17 मथुरा रोड पर बुलाई गई थी। इस बीच देखा जाए तो मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आने के बाद शनिवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और ये भी कहा था कि सभी अभी से चुनाव में जुट जाए। कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए उन्होंने उनका उत्साहवर्धन भी किया था और कहा था कि जब बड़े नेता जेल में थे तो आप सब ने सड़कों पर उतरकर मजबूती से आवाज उठाई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच पर आरोप लगाए जाने के बाद मामले पर राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाते हुए कहा है कि हवाले के जरिए विदेशी फर्जी कंपनियों को पैसा देकर
भारत की डूबती हुई कंपनियों का शेयर खरीदा गया। इससे देश के लोगों ने भी उन कंपनियों का शेयर खरीदा, जिससे देश के लोगों को 8.50 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेबी इसकी जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संजय सिंह ने इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति ने फर्जी कंपनियों में करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और तथ्य छुपाए गए हैं। वही लोगों के जो 8.50 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी में जरा सी भी नैतिकता है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएम मोदी इस्तीफा दे और पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे, तभी इस पूरे मामले की जांच हो सकती है। ठाकरे की कार पर गोबर, नारियल और चूड़ियां फेंकने के कथित मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहे हैं। शनिवार को ठाणे में उद्धव ठाकरे की बैठक थी और इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं और ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। अब सांसद संजय सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की बैठक में जो भी कुछ हुआ वो दिल्ली में अब्दाली के लोग थे। अब्दाली महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए दिए गए सुपारी में से एक था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच थोड़ी सी देर के लिए गोलीबारी हुई। तलाशी अभियान अभी चलाया जा रहा है। इस बीच अनंतनाग जिले के कोकरनाग के एहलान गदूल में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि 2 अन्य घायल हैं। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और निडर भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर गहरा दुख हुआ है और शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस दुख की घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। दंतेवाड़ा के करकावड़ा में शनिवार को पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जिस नक्सली को मार गिराया उसकी पहचान पल्लेवाया मिलिशिया प्लाटून कमांडर के तौर पर हुई है। दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। करकावड़ा इलाका दंतेवाड़ा के गीदम में पड़ता है। दंतेवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि गीदम के जंगलों में नक्सली सगुन कृष्णा मिट्टू के साथ 10 से 15 माओवादी मौजूद हैं और इस इंटेल पर दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने पुलिस फोर्स की टीम तैयार की और उस इलाके में ऑपरेशन के लिए भेजा। इंद्रावती नदी को पार कर सुरक्षा बलों की टीम गीदम के करकावड़ा के जंगल में पहुंची और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्स के जवान करकावड़ा की पहाड़ियों पर पहुंचे, नक्सलियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 1 नक्सली मारा गया और बाकी माओवादी मौके से फरार हो गए। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का एक पत्र रविवार यानी कि 11 अगस्त को सामने आया है, जो उन्होंने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी कि एसीएस नितिन गद्रे को 11 जुलाई को लिखा था। उन्होंने लिखा है कि पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने मुझे आईएएस ट्रेनिंग के पहले दिन ही अपमानित किया था। पूजा ने पत्र में लिखा है कि मीडिया कवरेज से मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बन गई है। इससे मुझे मानसिक आघात पहुंचा है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर की चैम्बर पर कब्जा करने के आरोपों को लेकर पूजा ने लिखा है कि एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे ने मुझे अपना चैम्बर दिया था। अजय मोरे ने अपने कर्मचारियों को चैम्बर व्यवस्थित करने के लिए भी कहा था और कर्मचारियों ने मेरी जरूरतों के बारे में पूछा और स्टेशनरी आदि का इंतजाम कराया। अगले दिन के बाद जब कलेक्टर सुहास दिवासे ऑफिस आए तो उन्हें किसी ने एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर में मेरे बैठने की व्यवस्था के बारे में बताया, जिससे वो नाराज हो गए। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। इन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में हुए कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इन इंजीनियर्स ने 4 और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल के कहने पर मॉडिफिकेशन के नाम पर कई नियमों का उल्लंघन किया और सामान की लागत भी बढ़ा चढ़ाकर बताई। इन इंजीनियर्स का नाम प्रदीप कुमार परमार है, अभिषेक राज है और अशोक कुमार राजदेव है।
केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने में इन तीनों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। इनका साथ देने वाले चारों लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम रविवार को अमृतसर पहुंची। अमृतसर एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में फैंस सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे और इसके अलावा सांसद गुरजीत सिंह औजला, मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह, विधायक प्रगट सिंह भी टीम का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस भारतीय हॉकी टीम में 10 पंजाब के खिलाड़ी हैं, जिनके पेरेंट्स भी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ये पल भावुक करने वाला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आते ही सीधा गोल्डन टेम्पल का रुख किया, जहां वो गुरु घर में नतमस्तक हुए और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। सरबजोत सिंह को ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद उप निदेशक पद का ऑफर मिला था, लेकिन 22 साल के सरबजोत सिंह ने इस ऑफर से ज्यादा अपनी निशानेबाजी की तैयारी को महत्व दिया है और इस पद को लेने से मना कर दिया है। दरअसल ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हरियाणा सरकार से मिले सरकारी नौकरी के ऑफर को ठुकराते हुए सरबजोत ने कहा है कि मैं पहले अपनी निशानेबाजी पर काम करना चाहता हूं। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि उनके परिवार ने उन पर एक अच्छी नौकरी पाने का दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने अपने खेल के प्रति अपने कमिटमेंट पर जोर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा परिवार भी मुझसे अच्छी नौकरी लेने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं निशानेबाजी करना चाहता हूं। मैं अपने कुछ फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, इसलिए अभी नौकरी नहीं कर सकता। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से बिना कंपटीशन बाहर कर दी गई और पेरिस जाने से पहले भारत में उन्होंने जिस महिला पहलवान शिवानी पवार के साथ क्वालिफाइंग राउंड खेला, उन्होंने विनेश के चयन को ही गलत बता दिया है। शिवानी का आरोप है कि 1.5 महीने पहले पटियाला में हुए ट्रायल में नियम तोड़कर फोगाट को ओलंपिक खेलने भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि विनेश का ट्रायल 2 वेट 50 किलो और 53 किलो वर्ग में हुआ। रूल के हिसाब से ये सब चीजें अलाउड नहीं है। ट्रायल एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। IOA ने भी स्वीकारा है कि हमने विनेश के लिए रूल ब्रेक किया और रूल ब्रेक हुआ, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। शिवानी ने कहा कि 53 किलो कैटेगरी में विनेश और मेरा ट्रायल हुआ, लेकिन 50 किलो कैटेगरी में मुझे मौका नहीं मिला। विनेश को इस कैटेगरी में अकेले ही खिलाकर सेलेक्ट कर दिया गया। फोगाट 53 किलो जबकि शिवानी 50 किलो कैटेगरी की प्लेयर है। स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने का सपना टूट गया। विनेश को ओवरवेट होने की वजह से फाइनल खेलने से रोक दिया गया। वो एक दिन में 3 बाउट जीतकर ओलंपिक चैंपियन बनने की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम बढ़ गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इस मुश्किल घड़ी में विनेश के सपोर्ट में जापान के पहलवान उतर आए हैं और ओलंपिक चैंपियन जापानी पहलवान रेई हिगुची ने कहा है कि वो विनेश के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट होने से फाइनल मेडल से चूकी विनेश फोगाट को हरियाणा की महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत सम्मानित करेगी। वो विनेश फोगाट को चौबीसी रत्न का खिताब देगी। चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर विनेश का सम्मान होगा। इस संबंध में प्रधान सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में हुई महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत की मीटिंग ये फैसला लिया गया है और प्रधान सुभाष नंबरदार ने कहा है कि विनेश के साथ साजिश रची गई है। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अब हरियाणा के हिसार को अपना निशाना बनाया। वो लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी है। हिसार में सेक्टर 16 और 17 निवासी और शारदा अस्पताल के मेडिकल स्टोर के संचालक राजेंद्र शर्मा से रोहित गोदारा ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। राजेंद्र शर्मा को रोहित गोदारा के नाम से व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजा गया है। बांग्लादेश राजनीतिक संकट और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हरिद्वार के संतों ने चिंता जाहिर की है। हरिद्वार के संतों ने ADM के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और UNO को ज्ञापन भेजा है। संतों ने इस ज्ञापन में बांग्लादेश को अलग कर उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि बांग्लादेश की घटना देश के इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि आने वाले समय में बांग्लादेश नया पाकिस्तान न बन जाए, जिसका बॉर्डर का बहुत बड़ा भाग भारत से लगता है। ये चिंता का विषय है। संतों ने कहा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर बांग्लादेश बनाया,
उसी तरीके से भारत को भी बांग्लादेश को विभाजित कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जिला कन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है और जिले में खाब और डोगारी के पहाड़ों पर बादल फटने से भारी लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने के चलते नेशनल हाईवे 5 यातायात के लिए बंद हो गया है। इसके साथ बास्पा नदी के आसपास छोटे बड़े नालों में बादल फटने के कारण बास्पा नदी में बाढ़ आ गई है। बादल फटने से कूपा में स्थित जल विद्युत परियोजना के बांध में जलस्तर बढ़ गया है। बास्पा नदी में बाढ़ के कारण डैम से पानी छोड़ा गया है। ऐसे में बास्पा नदी के आसपास खतरा बना हुआ है। किन्नौर जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे 5 को खोलने के लिए मशीनरी तैनात कर दी है, लेकिन भारी मात्रा में हाईवे पर गिरा मलबा हाईवे बहाली में मुश्किल खड़ी कर रहा है। अमृतसर से चलने वाली 13006 पंजाब मेल ट्रेन में रविवार की सुबह अग्निशामक यंत्र से धुआं उठने के कारण आग लगने की अफवाह फैल गई और इससे बरेली और कटरा रेलवे स्टेशन के बीच बोगी में भगदड़ मच गई। यात्री इधर से उधर भागने लगी। घटना के दौरान ट्रेन करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। दहशत में आकर कई यात्रियों ने बहगुल नदी के पुल से 30 फीट नीचे छलांग लगा दी और घटना में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। इनमें 6 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव नगला होंता में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र में बनी पोखर की ढाई पर बैठकर पानी का बहाव देख रहे कुछ युवक अचानक से ढाई गिरने से उसके नीचे दब गए। इससे 7 युवकों की मौत हो गई और नदी में पानी का बहाव भी ज्यादा रहा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तो वहीं 7 युवकों के शव निकाल लिए गए हैं। साथ ही अभी कुछ बच्चों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एनसीपी और एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि उनका फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है, कोई भी मुझे कॉल या मैसेज ना करे। मैं इस बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज करा रही हूँ, कृपया इस पर ध्यान दें। आपको बताते चले एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुले महाराष्ट्र के बारामती से सांसद है। इस बीच महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को पुणे की जुगनार में ऐतिहासिक शिवनेरी किले से उनकी पार्टी की शिव स्वराज्य यात्रा शुरू हुई और एनसीपी महाराष्ट्र के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने यात्रा शुरू करने की तारीख के प्रतीकात्मक महत्व के बारे में बात भी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 9 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी थी क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति मैदान में अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आह्वान किया था। मणिपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के कांगपोकपी जिले में हुए बम ब्लास्ट में पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई है। वहीं तेंगनोपाल जिले में उग्रवादियों के साथ गोलीबारी में एक उग्रवादी समेत 3 ग्रामीण वॉलंटियर्स की मौत हो गई है। इस बारे में अधिकारी ने रविवार को बताया कि कांगपोकपी जिले में सैकुल के पूर्व विधायक यंगथोप के घर के पास स्थित एक मकान में शनिवार की शाम को बम ब्लास्ट हुआ और इस धमाके में हाओकिप की दूसरी पत्नी घायल हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। हालांकि धमाके के समय हाओकिप भी घर पर मौजूद थे, लेकिन उनको कोई चोट नहीं आई। फिलहाल पुलिस बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। दिल्ली के रनहोला इलाके में शनिवार को करंट लगने से 13 साल की लड़की की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय किशोर रनहोला एरिया के कोटाला विहार फेज 2 में क्रिकेट खेल रहा था और जब वो बॉल लेने गया तो उसे लोहे के खंभे से करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस का भी यही कहना है कि दोपहर 1:30 पर पीसीआर कॉल के जरिए थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और इस मौके पर एक टीम पहुंची। लड़के को तुरंत दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई और मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और रविवार को भी भारी बारिश हुई है। इसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। पंजाब हिमाचल के बॉर्डर वाले इलाके जेजो दोआबा में नदी पार करते समय इनोवा कार पानी में बह गई और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया, 2 और लोग लापता है। सभी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड के रांची में
बॉयज हॉस्टल से भागने के दौरान एक छात्र जुमार नदी में बह गया और पुलिस ने बताया कि छात्र की तलाश के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा शनिवार को दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। पालम में सड़कें बारिश के पानी में डूब गई। दिल्ली के डिचांग इलाके में एमसीडी स्कूल की दीवार गिर गई और एक पेड़ उखड़ भी गया। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।